आज जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है F.W. टेलर। ये भी मैनेजमेंट गुरु है और दिस गाय वाज born in US and he started his career as an operator in a small machine making shop in 1870. कितनी पुरानी बात होगी, and rose to position of chief engineer in Midwell Steel Works in 1884 when he was 28 only. बस 28 साल की एज में इसको चीफ इंजीनियर ऑफ मिडवेल बना दिया था। He also conducted some experiments and research in management science for more than 2 decades. अब क्या हुआ था कि इस बंदे ने काफी काम किया और अब जैसे इसमें लिखा है कि एक छोटे से लेवल से वो इतना हाई लेवल पे आ गया। बाद में एक्चुअली ये कंपनी सोल्ड आउट हो गई थी किसी बड़ी कंपनी को, तो फिर इसने अपना मैनेजमेंट के ये एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करना, रिसर्च वगैरह करना, ये सब काम शुरू कर दिया था। इसमें मेंशन नहीं, बट मैंने थोड़ा पढ़ा था इसके बारे में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक फेयोल के क्या थे, वो जेनेरिक मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल थे, राइट। और इसके क्या थे, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट करने का जो तरीका है वो साइंटिफिक होना चाहिए। जो फेयोल ने बताए थे वो बहुत जेनेरिक थे कि भाई क्या कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क और ये क्या कहते हैं टीम स्पिरिट, ये सारी चीजें उसने जेनेरिक तरीके से बताई थी। लेकिन टेलर ने जो बताई, वो जो भी उसने प्रिंसिपल बनाए वो सब साइंटिफिक उस पे क्या कहते हैं साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पे बेस्ड है। अब साइंटिफिक का मतलब क्या होता है, तभी तुम लोगों को समझ में आएगा वो साइंटिफिक का। हाँ सॉरी बेटा, जो लॉजिक्स पे बेस्ड हो, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स और राइट, वेरी गुड। हाँ, जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड हो, मतलब कि कॉज एंड इफेक्ट। मतलब ये कि अगर ऊपर से पेड़ से सेब गिरेगा तो नीचे आएगा, ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है। ये लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन से ये प्रूव हो चुका है, राइट। तो जो भी मेथड थे इसके वो बहुत साइंटिफिक थे, वो बार टेस्ट होके उस कंक्लूजन पे पहुंचा था वो। अब हम आपको उसका पहला क्या कहते हैं, ये देखो, साइंटिफिक इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, है ना। साइंस की एप्लीकेशन, साइंस कैसी होती है कि कॉज और इफेक्ट, मतलब ऑलरेडी वो टेस्टेड, ट्राइड, एक्सपेरिमेंटेड होती है, तभी तो साइंस बनती है। वो एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट under scientific method, the selection of men, machine, material is made by scientific approach. Here all the organization activities are performed by rationally and proper discipline. Thus scientific management is a logical approach towards the solution of management problems. जैसे आप अभी बोल रहे थे ना निश्चित कि लॉजिकल होना चाहिए। सिंपल बात वो ये कह रहा है कि जो आदमियों का सिलेक्शन हो, मशीनों का सिलेक्शन हो, मटेरियल का सिलेक्शन हो, वो एक साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। अब आपको ये साइंटिफिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक अप्रोच मतलब ये होता है कि सब चीज प्रोसेस ड्रिवन होनी चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिलेक्शन करना है आदमियों का, है आदमी मतलब कि मैन पावर का। अब आपको एक प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, ठीक है। आप क्या करते हो, अगर आप बोला हाँ भाई सारे प्रोडक्शन मैनेजर हम सबको इंटरव्यू कर लेते हैं और जो हमें ठीक लगेगा हम ले लेंगे, तो ये एक जेनरिक मेथड हो गया। मतलब उसमें तो कोई साइंस लगाई नहीं। अगर आपने मान लीजिए अपनी रिक्वायरमेंट्स पहले वो करी कि भाई मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस का, इस क्वालिफिकेशन का, इस इंडस्ट्री का, इस एज ग्रुप का, इस सैलरी ब्रैकेट का एक प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए। आपने एक फॉर्म बना रखा हो ऑर्गेनाइजेशन ने, उसमें आपने उसमें सब कुछ लिखा है कि भैया अगर आपको कोई मैन पावर चाहिए तो आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी जरूरी हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हेलो इशिता, सिद्धार्थ, यस सर, समझ में आ रहा है ना कि उसने एक लॉजिकल तरीका निकाल लिया कि भाई ये मेरे को जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मैं क्या कहते हैं पहले इस तरह से मेंशन करूंगा एक फॉर्म के अंदर। वो फॉर्म एचआर के पास जाएगा, एचआर वाले उस बेसिस के ऊपर फिल्टर करेंगे, लोगों को देखेंगे जो अप्लाई उसको एडवर्टाइज करेंगे, तो लोग जो वहां से सीवी आएंगे उनको फिल्टर करेंगे। उनको फिल्टर करने के बाद फिर उसको भेजेंगे, भेजने के बाद इंटरव्यू के लिए भेजेंगे।
ये बंदे के पास भी एक सिलेक्शन, एक लॉजिकल वे होना चाहिए कि मैं इसको ले रहा हूँ, इसको नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद ये होना चाहिए कि भाई इस बंदे की क्वालिफिकेशन ठीक है, इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, इसका उसको उसमें उसको वेटेज देना होता है। वेटेज मतलब मार्क्स देने होते हैं कि भाई उसने अपना एक शीट बना ली कि भाई मैं इस चीज को इतना वेटेज दूंगा, इसको इतने दूंगा, इसको इतने दूंगा। हर कैंडिडेट को वो इंटरव्यू में मार्क्स देता है। उसके बाद एंड में जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा उसको सेलेक्ट कर लेता है। ये साइंटिफिक अप्रोच हुई नहीं हुई? एज कंपेयर टू कि जी मेरे को तो प्रोडक्शन बंदा चाहिए, तो तुम मेरे लिए मेरे पास सीवी भेज दो, मैं सीवी में से निकाल लूंगा, उनको क्या कहते हैं इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगा और क्या सिलेक्शन कर लूंगा। दोनों अप्रोच में फर्क है नहीं है? आप लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हो ना कि हाँ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक तरीके से काम करना, और एक क्या कहते हैं जेनरिक तरीके से काम करना। दोनों में फर्क है नहीं अप्रोच में? यस सर। समझ गए ना? ऑर्गेनाइज तरीके से लॉजिकली मैं कोई भी काम करूं उसको साइंटिफिक अप्रोच बोलते हैं, राइट? लॉजिकल अप्रोच होनी है। तो पहला प्रिंसिपल क्या है इसका? साइंस नॉट अ थंब रूल। मतलब क्या है? मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंस है, थंब रूल नहीं है। थंब रूल क्या होता है बेटा? थंब रूल मतलब कि ऐसा ही चलता आ रहा है तो हम ऐसा ही करेंगे। जो हमारे एंसेस्टर्स करते थे, जो हमारे फादर्स करते थे, जो हमारे फोर फादर्स करते थे, हम वही करेंगे। उसको बोलते थंब रूल, है ना? बट जो मतलब क्या कहते हैं, जो भी हम काम करें वो एक साइंटिफिक वे में करेंगे, थंब रूल में के हिसाब से नहीं करेंगे। देखो बहुत क्लियर लिखा है, टेलर हैज एम्फसाइज्ड दैट ईच जॉब performed in the organization should be based on scientific inquiry and not on intuition, experience and hit and miss methods. जो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या कहते हैं, पहले होता था ना कि ठीक है मेरे को 10 सीवी दे दो, मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी कि भाई ये मेरे क्या कहते हैं मेरे पैरामीटर है जिसके बेसिस के ऊपर मेरे को वो करना है, और एक क्या कहते हैं सिलेक्शन करूंगा तो भी वहां पे भी मार्क्स दूंगा और उसके हिसाब से उनको लूंगा, रादर देन अरे यार इसकी शक्ल मेरे को बड़ी अच्छी लगी, इसका क्या कहते हैं बाकी और चीजें चाहे अच्छी होना। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इसको ले लेते हैं। ये इंट्यूशन है मेरा, मतलब ये मेरा मतलब ना जस्ट लाइक कि मेरा एक्सपीरियंस है कि हाँ यार ये बंदे अच्छे होते हैं, इनको ले लेते हैं। या जैसे ना कहते हैं कि मैं बड़ा क्रूड सा एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि जैसे कि जो नेपाल के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं चौकीदारी में ज्यादा दिखते हैं आपको, है ना? एक थंब रूल टाइप है, ये रूल ऑफ थंब है कि अरे नेपाली है तो चौकीदार अच्छा होगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। थंब रूल समझ गए क्या होता है? यस थंब सर। रूल में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप कहते अच्छा ये चीज ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। देखो, scientific method requires cause and effect as well as the exact measure of effort and output to be kept in view for any work to be performed. Decisions about fair days pay, standard of output are based on facts and thorough work study analysis. This method developed is called rule of. This method to develop will substitute thumb of rule of thumb. मतलब ये हुआ, अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मेरे पास एक पैरामीटर्स होने चाहिए कि भाई एक दिन में एक वर्कर से इतनी आउटपुट आती है, इतने पीस बना लेता है एक दिन में। वो मेरी कैसे आई है? वो मेरी मैंने क्या कहते हैं अपने उसको कंडीशंस को वैलिडेट करके कि भी हाँ आज कितनी आई, ऑन एन एवरेज कितनी आ रही है। मतलब जो मैंने ये निकाला, रूल निकाला है, वो मैंने अपने लॉट ऑफ स्टडी और एक्सपेरिमेंटेशन से निकाला है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। Yes, yes, sir. Yes, हैं? sir. नहीं समझ आया तो बेटा मेरे को बता देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है? तो मेरा मतलब सिंपल ये है कि क्या कहते हैं उनको ऐसा नहीं है कि भाई अरे यार मेरे ख्याल से 20 बनते हैं, अप्रोक्सीमेटली 22 बनते हैं, इस तरह से करके, और बंदा जो है वो उसी के बेस के ऊपर सारे डिसीजन ले रहा है कि ये काम अच्छा कर रहा है, ये काम खराब कर रहा है। नहीं, उस जो एक प्रोसेस मतलब जितना भी क्या कहते हैं डिसीजन ले, वो एक बेस मान के
उसके ऊपर अच्छा या बुरा रिजल्ट है, उसके एक बेस लाइन होती है, उसके बेसिस के ऊपर डिसीजन होना चाहिए कि हाँ प्रोडक्शन ज्यादा हुई है या कम हुई है। राइट, नॉट लाइक दिस, कह रहे यार आज तो बहुत सारे पीसेस बन गए, चलो ये बढ़िया हो गया, या आज कम बने, नहीं, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, और लोग इसी तरीके से जब ये फेयर होगा कि भी हाँ क्या कहते हैं, आप जो भी वर्क हो रहा है वो फेयर तरीके से लोगों को भी पता चलेगा भाई ये स्टैंडर्ड है, हमें ये प्रोड्यूस करना है। ऐसा नहीं है कि वो किसी बंदे से बंदा खुश हो गया, मैनेजर खुश है तो उसको कह दे चल कोई बात नहीं, तूने अगर आज कम भी बना तो भी कोई बात नहीं है, जो क्या कहते हैं। तो इस तरीके से उसको पता है कि भाई ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमारी होनी होती है। तो इस तरीके से जो कुछ भी उसने किया कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस के ऊपर एक कंक्लूजन कर लिया। उसने देखा कि हाँ भाई मटेरियल आता है, लोग बनाते हैं, ऑन एन एवरेज जो है वो 20 पीस पर डे एक आदमी बना सकता है एवरेज स्किल का। वो जब उसने स्टडी करी होगी तो उसने देखा होगा कि यार एक एफिशिएंट आदमी कितने बनाता है, एक ढीला बंदा थोड़ा कैसे बनाता है, ये और क्या कहते हैं, और ऑन एन एवरेज किसी मशीन में 19 बन रहे हैं, किसी में 21 बन रहे हैं, किसी में 20 बन रहे हैं, वो इस तरीके से। तो उसने ये सारी स्टडी करके एक कंक्लूजन पे आ गया, तो वो साइंटिफिक हुआ ना। यस सर। Yes, sir. अप्रिशिएट करो ना बेटा इस चीज को कि भाई वो जो कुछ उसने रूल बनाया वो इट्स नॉट लाइक कि मेरे इंट्यूशन है कि यार क्या कहते हैं इतना बनना चाहिए, नहीं, एक साइंटिफिक मेथड तरीके से बनाया। ठीक है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब समझते हो बेटा? सिद्धार्थ, हार्मनी का मतलब पता है? No, शिखा, sir. आप बता दो अगर हार्मनी का मतलब पता है। नहीं पता सर। हार्मनी का मतलब होता है भाईचारा। हार्मनी मतलब पीसफुल तरीके से, कोऑपरेटिव तरीके से काम करना, एक हार्मनी है। मतलब डिस्कॉर्ड मतलब दुश्मनी सॉर्ट ऑफ, या डिसकंटेंटमेंट या कह लो, या मतलब एक दूसरे को क्या कहते हैं अगेंस्ट में हो जाना, उसको भी डिस्कॉर्ड बोलते हैं, है ना, लड़ाई इसको बोलते हैं, है ना। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब क्या कहते हैं, टेलर ने बोला कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मनी होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। टेलर बिलीव इन कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब क्या होता है कि टेलर ने कहा कि भाई अगर हम ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्शन लेंगे तभी ये हार्मनी आएगी। अगर इंडिविजुअली बंदा कहेगा जी सब मैंने करा, जिस मैंने पहले उसमें बताया था फेयोल के उसमें, समथिंग सिमिलर बट थोड़ा साइंटिफिक है। ये कैसे साइंटिफिक है? देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। क्या होता है कि मैनेजर और वर्कर में नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। तो अब ये सोचने वाली बात थी कि भाई क्या कहते हैं, मैनेजर और वर्कर में कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए क्या करें। देखो यहाँ पे जो मैनेजर का एटीट्यूड है, जो मैनेजर का कम्युनिकेशन है, वो वर्कर्स के मेंटल फैकल्टीज में या दिमाग में उनकी ये डाल दे कि हम लोग सब कोऑपरेट करके ही काम करेंगे तभी प्रोडक्शन हमारा अच्छा होगा और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। हार्मनी जेनरेट करना एक मैनेजर का काम है। उसने मैं साइंटिफिक ये निकाला कि भाई जिस कंपनी में हार्मनी नहीं होती, जिस कंपनी में मेंटल ट्यूनिंग वर्कर की नहीं होती कि नहीं हम लोग सबने मिलके काम करना है, तब तक कंपनी प्रोग्रेस नहीं करती। तो in a group action, those who work together should carry out their task in harmony, that is with mutual give and take and proper understanding. Only then it is possible for a group to contribute more towards goal of the enterprise. मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप में जब तक लोग कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम नहीं करेंगे कि ठीक है ये आपका काम है, इसका जैसी मेरा काम खत्म होगा मैं इसको यहाँ पास कर दूंगा, इसको फिर फर्दर पास करूंगा, इस तरीके से। तो एक ग्रुप एक्टिविटी होगी ना ये पूरी, कि जब तक वो ग्रुप कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करेगा और मिलजुल के काम नहीं करेगा
तब तक अगर एक बंदा नाराज है, एक दूसरे आपस में एक दूसरे से नाराजगी है, दोनों की कॉन्फ्लिक्ट है किसी वजह से, तो कहेगा मैं क्यों दे उसको, लेट हिम सफर, लेट हिम आस्क मी, लेट हिम यू नो, जब तक वो मांगेगा नहीं तब तक मैं उसको फॉरवर्ड नहीं करूंगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोग जो वर्कर्स हैं उनके दिमाग में ये चीज आ जाए, जो कि मैनेजर का काम है कि हम लोग सब एक क्या कहते हैं कॉपरेशन के ही कि जब तक हम लोग का सारे वर्कर्स के अंदर कॉपरेशन नहीं होगा हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए मैनेजर और वर्कर्स के बीच में। मैनेजर्स वर्कर्स को ये ना लगे कि मैनेजर तो क्या कहते हैं हमारी सुनता ही नहीं है, हमें क्या कहते हैं हमें जब प्रॉब्लम होती है तो हमारी हेल्प ही नहीं करता है, हमें क्या कहते हैं अपनी बात कहने के लिए वो ही नहीं करता है, एनकरेज ही नहीं करता है। तो टेलर एडवोकेटेड अ कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन, देखो मैंने वर्ड यूज किया मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर। मैनेजर्स को भी ये भी होना चाहिए कि भाई मेरे को जो काम कराना है वर्कर से कराना है, और मैं इनको जब तक एडवोकेट नहीं करूंगा, जब तक इनको गाइड नहीं करूंगा, जब तक इनके अंदर मेंटली क्या कहते हैं इनके अंदर नहीं भर दूंगा कि भाई तुम लोग को कोऑपरेट करके काम करना है, तब तक प्रोडक्शन नहीं होगा। There should be no conflict between manager and worker. Manager should adopt an enlightened, देखो ऐसे लिखा ना, manager should adopt an enlightened attitude and share the gains of productivity with workers. तो अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो लीडर्स होते हैं बेटा, वो तुमने नोटिस किया ना कि वो एक लेक्चर देते हैं और सब लोगों के अंदर एक तरीके से देश के ऊपर मर मिटने की एक तरीके से वो हो जाती है, मतलब एक तरीके से वो जज्बा आ जाता है ना। आपने देखा ना लीडर्स होते हैं जो कि कितने पावरफुल स्पीच देते हैं, होता है नहीं होता है ना? यस सर, यस सर। है ना? तो क्या है, उसने क्या किया, आपके मेंटल उसको ट्यून कर लिया टुवर्ड्स नेशन, कि आप नेशन के लिए आप लोग क्या कहते हैं काम करो, सब मिलके जुलके काम करो, देन ओनली वी विल अचीव आवर गोल्स एज फार एज नेशन इज कंसर्न। इसी तरीके से एक मैनेजर का काम है कि अपने वर्कर्स को पूरी तरीके से वो मेंटली एनलाइटन कर दे कि देखो तुम लोग अगर मिलजुल के काम करोगे तो ऐसा हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तुम लोग की सैलरी बढ़ जाएगी, हम लोग को और फैसिलिटीज मिल जाएंगी। इस तरीके से वो उनको मेंटली क्या कहते हैं ट्यून कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये आपको इम्बाइब करना पड़ेगा मेंटली। ठीक है, करेक्ट? आगे बढ़े? यस सर, यस सर। यस सर। ओके, अब थर्ड इसके टेलर के ना 4 प्रिंसिपल हैं, और उसके कितने थे फ्योल के? 14 है ना। 14 में से 1 हटा दो अगर, तो 4 इसके हो जाते हैं। याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। अब आ जाओ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब ये प्रिंसिपल एक्सटेंशन है जो हमने अभी प्रिंसिपल पढ़ा है। हमने प्रिंसिपल क्या पढ़ा था? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब कि मेंटली मैनेजर को उसको वो क्या कहते हैं वो करना होगा कि भाई क्या आप लोग जो है वो मिलजुल के काम करो। अब यहाँ पे एक्शन हो जाता है। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। साइंटिफिक requires that work should be carried out by individual in cooperation with each other based on mutual confidence and sense of goodwill. Managers and workers can develop understanding and thus secure mental cooperation. तो ये क्या कहते हैं, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेंटल हार्मनी उसने जनरेट करी थी पिछले प्रिंसिपल में, यहाँ उसके एक्शन के ऊपर आ जाता है कि सब लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि हम लोग जो है वो कोऑपरेटिव तरीके से काम करेंगे, और क्या कहते हैं जो कुछ भी मतलब आउटपुट आएगा उसका वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोग्रेसिव होगा। देखो टेलर सेज दैट while setting standards, employees who are supposed to perform should be involved in that process. Suggestions should be welcomed from the employees and they must be rewarded for the suggestion. This will enhance their involvement and commitment to such standards. देखो टेलर ने क्या बोला था कि हम साइंटिफिक मेथड से सारा कुछ कार्य करेंगे, ये बोला था ना उसने। अब यहाँ पे कोऑपरेशन से
वो क्या कर रहा है कि स्टैंडर्ड्स बना रहा है। एक फैक्ट्री में एक मैनेजर जो है उसने पहले क्या किया, उसने क्या कि भाई हम लोग को सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसने एक बड़ा सा अच्छा सा लेक्चर दिया सब लोग को, उसने एक कहते हैं जान फूंक दी उनके अंदर, और उनको मेंटली बहुत एक अलाइन कर दिया, इसको बोलते हैं अलाइन कर दिया कि हाँ नहीं हमें कंपनी के प्रोग्रेस के लिए काम करना चाहिए ये, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल में उसने क्या किया कि चलो अब हमारा ये मेंटली वो हो गए, अब हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। देखो साइंटिफिक मेथड है ना इसका, वो हर चीज में टेलर चाहता है कि स्टैंडर्ड्स बन जाए हमारे। स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए उसने अपनी टीम के जो अच्छे वर्कर्स थे उनको भी इन्वॉल्व किया। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि भाई एक बंदा एक दिन में 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। अभी 20 की जो फिगर है उसने कहा कि ये मेरी नहीं है, आप सजेस्ट करो कि कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, 22 होनी चाहिए, 19 होनी चाहिए, वॉट एवर इट इज। तो उसने डिसीजन मेकिंग में अपने जो अच्छे परफॉर्मर्स थे उनको इन्वॉल्व कर लिया। तो सबको लगा कि हाँ भी देखो हमारी टीम का बंदा भी उसके अंदर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, इसलिए हमें कोऑपरेट होकर काम करना चाहिए और एंड रिजल्ट में जो हमने एग्री किया है वो हम प्रोड्यूस करें। समझ में आ गई बात? एक होता है नहीं तुम लोगों को सबको 22 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, यार मैं क्यों करूं यार, ठीक है मेरे से नहीं होते छोड़ दो, है? एक होता है कि देखो भाई हमने स्टैंडर्ड बना दिया है। ये स्टैंडर्ड किसने बनाया है? हम सबने मिलके बनाया है। ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, मैं मैनेजर हूं पर मैं नहीं कह रहा हूं कि 20 बनाओ। आप बताओ, आप बोलते हो कि 19 करना है, मैं 19 पे एग्री कर जाऊंगा। आप बोलते हो 21 करना है, मैं 21 पे एग्री कर जाऊंगा। हाँ मैं अपने आप सजेशन जरूर दूंगा और आप या तो आप मेरी बात पे एग्री करोगे या आप अपनी या मैं आपकी बात पे एग्री करूंगा, राइट? बट जो कुछ होगा वो कोऑपरेटिव तरीके से होगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया? थोड़ा सा पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया ना, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब कि इंडिविजुअलिज्म नहीं कि भाई हाँ मैं ये चाहता हूं बस ऐसा ही हो, नहीं। इन्वॉल्व करो अच्छे लोगों को स्टैंडर्ड्स सेट करने के अंदर। स्टैंडर्ड्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो साइंटिफिक है। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, ISI का नाम सुना है? ये टेररिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में जो है हाँ क्या कहते हैं ना ISI मार्क का है ये, हाँ मतलब हाँ क्या होता है, क्या होता है बताओ? ISI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऐसे कुछ होता है। ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, मतलब हाँ कि एक इंडियन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। इंस्टीट्यूट है जिसने डिफाइन कर रखी है कि भाई अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे तो उसके अंदर ये चीजें पैरामीटर्स होने चाहिए। तो ये साइंटिफिक मेथड है, नहीं है? स्टैंडर्ड सेट हो रखे हैं तो एक साइंटिफिक मेथड है, राइट? इसी तरीके से टेलर कहता है कि मैनेजर्स को इस तरीके से एक रूल्स वगैरह बनाने चाहिए जिससे कि क्या कहते हैं ये लोग आप लोग कर सको, मतलब सॉरी आउटपुट जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में लोगों को पता है कि भाई हाँ ये स्टैंडर्ड सेट कर रखा है हमने, हम फिर आपको क्या कहते हैं वो वैसे प्रोड्यूस करेंगे, उसी हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे वो, राइट? मतलब कोऑपरेटिव तरीके से कि हाँ यार सबको सब मिलके काम करेंगे, यार हमें आज 20 निकालने हैं, हाँ भी चल जल्दी जल्दी करो, चलो मैं कॉन्फिडेंस है कि हाँ भी तुम दोगे उसका मैं करूंगा एंड ऑल दैट। एक है ना, एक आपस में एक हार्मनी डेवलप हो जाएगी, राइट? आगे चलें। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन और टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। According to this principle, efficiency of each and every person should be taken care at right from his or her selection, and proper arrangement of employees training should be taken care of. हर बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो वो चाहता है डेवलपमेंट, हर क्योंकि उसको आगे बढ़ना है? और क्या कहते हैं उस हमें ऑर्गेनाइजेशन काम होता है कि उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी से उससे काम कराए। अब ये सारी चीजें जो हैं वो उसके सिलेक्शन प्रोसेस से ही शुरू हो जानी चाहिए कि ये बंदा हमारे लिए सूट करेगा नहीं करेगा, राइट? टेलर insisted that each and every employee should be given work according to his or her physical, mental and intellectual capability. This will ensure greatest efficiency and prosperity for both employees and employer.
मतलब ये हुआ कि जब मेरा सिलेक्शन हो रहा है तो मेरे मैनेजर को पता होना चाहिए कि मेरी कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी एफिशिएंसी है, और मेरे को उसी हिसाब से ही काम दे, उसी हिसाब से ही मेरी एक्सपेक्टेशन हो, उसकी एक्सपेक्टेशन हो। मतलब कि ऐसा ना हो कि मेरी मेंटल लेवल तो मेरा कम है और मेरे को काम ज्यादा दे दिया, तो इससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, और बोथ मैनेजर को भी होगा और एम्प्लॉय को भी होगा, दोनों को हो जाएगा ना कि भाई मैनेजर मेरे से कह रहा है कि भैया तुम्हें तो 25 पीस प्रोड्यूस करने हैं, मैं तो 15 ही कर पा रहा हूँ, 20 कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उतना एफिशिएंट ही नहीं हूँ, मेरा मेंटल लेवल ही नहीं है, मेरा इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी नहीं है वैसी। इस तरीके से जो मेरी क्या कहते हैं मेंटल कैपेबिलिटी है, फिजिकल कैपेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, जो कि आपने सिलेक्शन के टाइम पे मेरे जज करी, उसी के हिसाब से ही मेरे को काम दो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बंदा का ठीक है, इसको थोड़ी ट्रेनिंग देंगे, तो ट्रेनिंग दो पहले उसको, फिर इसको काम दो। ऐसा नहीं कि आप ही शुरू हो जाओ, आप डे वन से उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन, उसके ऊपर आपने वो करना शुरू कर दिया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, है? ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। Yes, ठीक है sir. सिद्धार्थ? Yes, sir.